रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। कल्पना ने अपना कई दिनों से खाली पड़ा घड़ा उठाया और उसे साड़ी के पल्लू से ढककर दबे पैर घर से चल पड़ी। करीब 15 मकानों के बाद वह एक कोठी के सामने रुक गई। कल्पना को कोठी की एक खिड़की अधखुली नजर आई। उसने धीरे से पल्ला ढकेला तो खिड़की खुल गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह उस खिड़की को फांदकर कोठी में घुस गई। कोठी के अंदर पंखों व कूलरों की आवाज़ों के अलावा एकदम खामोशी थी। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कल्पना एक कमरा पार करके दूसरे कमरे में पहुंची। वहां अलमारी अधखुली थी, जिसमें नोटों से भरी गड्डियां व सोने के गहने साफ दिखाई दे रहे थे। कल्पना उन्हें नज़रअंदाज करती हुई आगे बढ़ गई और तीसरे कमरे में पहुंची। वहां कई टंकियों में पानी भरा हुआ था। कल्पना ने अपना घड़ा एक टंकी में डुबोया और पानी भरकर जिस तरह से कोठी में दाखिल हुई थी, उसी तरह से पानी लेकर अपने घर लौट आई। पानी ले आई कल्पना। जब मैंने देखा कि घड़ा घर पर नहीं है तो सोचा कि तू पानी लेने ही गई होगी, कल्पना के अधेड़ पति शंकर ने कहा, जो 2 महीने से मलेरिया से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ा था। जी, पानी मिल गया। आप पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं, मैं दूसरा घड़ा भरकर लाती हूँ। अजीत उठे तो उसे भी पानी पिला दीजिएगा, कल्पना ने पानी से भरा गिलास देते हुए कहा। शंकर ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। 2 दिनों से इस घर के 3 लोगों ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। अजीत तो कल्पना का दूध पी लेता था, मगर कल्पना और शंकर प्यास से बेचैन हो गए थे। कल्पना ने पानी से भरा हुआ दूसरा घड़ा भी लाकर रख दिया। जब वह तीसरा घड़ा उठाकर बाहर जाने लगी, तब शंकर ने पूछा, आज भीड़ नहीं है क्या? तूने पानी पिया? टैंकर कहाँ खड़ा है? क्या आज सरपंच ने टैंकर अपने घर में खाली नहीं किया? आप आराम कीजिए, मैं अभी यह घड़ा भी भरकर लाती हूँ, कहकर कल्पना तीसरा घड़ा उठाकर चली गई। इस बार भी कल्पना उसी तरह कोठी में दाखिल हुई और घड़ा टंकी में डुबोया। घड़े में पानी भरने की आवाज़ से अब की बार कोठी का कुत्ता जागकर भौंकने लगा। तभी कल्पना को बासी रोटी के टुकड़े एक थाली में पड़े दिखाई दिए। कल्पना ने रोटी का टुकड़ा उठाकर कुत्ते की ओर फेंका और घड़ा उठाकर तीर की तरह कोठी के बाहर हो गई। तभी एक काले से आदमी ने वहां आकर तेज आवाज में कल्पना से पूछा, कौन हो? कल्पना बिना कुछ के आगे बढ़ती गई। वह आवाज़ पहचान गई थी। वह सरपंच राम सिंह की आवाज़ थी। सरपंच ने कल्पना का पीछा करते हुए, चोर कहीं की, पानी चोर, शर्म नहीं आती पानी चुराते हुए? इतना कहकर सरपंच ने कल्पना को दबोच लिया। उसने खुद को छुड़ाना चाहा तो सरपंच बोला, मैं अभी पानी चोर कहकर शोर मचाकर सारे गांव वालों को जमा कर दूंगा। भलाई इसी में है कि तू वापस कोठी चल और मुझे खुश कर दे। मैं तेरी हर मुराद पूरी करूंगा। चल हट, हाथ छुड़ाते हुए कल्पना ने कहा। सरपंच ने जब देखा कि कल्पना नहीं मान रही है तो उसने चोर चोर, पानी चोर कहकर जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी। आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी व फरसा लेकर कोठी के पास जमा हो गए। कुछ लोग लालटेनें लेकर आए। मामला जानने के बाद कुछ लोग कल्पना से हमदर्दी जताते हुए कह रहे थे कि बेचारी क्या करती, 2 दिनों से उसे पानी नहीं मिला था। दूसरी ओर सरपंच के चमचे कह रहे थे कि इस पानी चोर को पुलिस के हवाले करो। ऐसा मत करो, बेचारी गरीब है, छोड़ दो बेचारी को, एक बूढ़ी औरत ने हमदर्दी जताते हुए कहा। किसी ने कल्पना के पति शंकर को जाकर बताया कि कल्पना सरपंच के घर से पानी चुराते हुए पकड़ ली गई है और उसे थाने ले जा रहे हैं। बीमार शंकर भागा भागा आया और सरपंच के पैरों पर गिरकर कल्पना की ओर से माफ़ी मांगने लगा, मगर सरपंच ने उसे पैरों की ठोकर मार दी और कल्पना को लेकर थाने की ओर चल पड़ा। बेचारा शंकर यह सदमा बर्दाश्त न कर सका और वहीं हमेशा के लिए सो गया। कल्पना को लेकर जब सरपंच और उसके चमचे थाने पहुँचे तो थानेदार ने पूछा, क्या हो गया? यह लड़की कौन है? इसे बांध कर क्यों लाए हो? सरपंच ने थानेदार को नमस्ते करते हुए कहा, जी, मैं गांव डोगरपुर का सरपंच गौरव हूं। इस औरत ने मेरी हवेली में घुसकर चोरी की है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है और आपके पास शिकायत करने आया हूं। सरपंच ने कहा, कितना माल, यानी मेरा मतलब है कि कितना सोना व चांदी रुपए किए हैं इसने चोरी? थानेदार ने पूछा। जी, रुपए या सोना चांदी नहीं, इसने तो एक घड़ा पानी मेरे घर में घुसकर चुराया है। समूचे इलाके के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वे 15 किलोमीटर पैदल चलकर मुश्किल से एक घड़ा पानी लेकर लौटते हैं। इसकी हिम्मत तो देखिए साहब,
खिड़की फांद कर पानी चुरा कर ले जा रही थी। सरपंच ने बताया। क्या चाहते हो तुम? आप रिपोर्ट लिखकर इस औरत को जेल भेज दो, सरपंच ने कहा। जाओ मुंशी जी के पास रिपोर्ट लिखवा दो। मुंशी जी, रिपोर्ट लिखाने से पहले सरपंच को अच्छी तरह समझा देना, थानेदार ने मुंशी को आवाज़ लगाकर कहा। मुंशी जी ने सरपंच को एक ओर ले जाकर उसके कान में कुछ कहा। अरे हेड साहब, मैं कई सालों से सरपंच हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि बिना लिए दिए आजकल कोई काम नहीं होता है। सरपंच ने जेब से नोटों की 2 गड्डियाँ निकालकर मुंशी जी के हवाले कर दी। मुंशी जी ने सरपंच की FIR दर्ज कर ली। कल्पना को थानेदार के सामने पेश किया। श्रीमान जी, यह वही लड़की है जिसने मेरे घर से 1 घड़ा पानी चुराया है। थानेदार ने कल्पना को नीचे से ऊपर तक घूरा और बोला, क्या तूने चोरी की? चोरी करते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? कल्पना पत्ते की तरह काँप रही थी। उसके रोने से मुरझाए हुए चेहरे को आंसुओं की लाइन नजर आ रही थी। दूसरे दिन कल्पना को अदालत में पेश किया गया। वहां सरपंच के साथ उसके चमचे कल्पना के खिलाफ गवाही देने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने पानी से भरा हुआ वह घड़ा अदालत में पेश किया जो कल्पना के पास से जब्त किया गया था। जज ने सबसे पहले कल्पना की ओर देखा, जो कटघरे में सिर नीचा किए खड़ी थी। अदालत ने गवाहों के लिए पुकार लगाई। सरपंच के चमचों ने अदालत को बताया कि कल्पना ने पानी चुराया, जिसे सरपंच ने रंगे हाथों पकड़ लिया, मगर मौके पर कोई गवाह नहीं था। सभी गवाहों ने यही बताया कि सरपंच ने उन्हें बताया। जज ने कल्पना से पूछा, क्यों, क्या तुमने 1 घड़ा पानी सरपंच के घर से चुराया? जी, 1 घड़ा नहीं बल्कि 3 घड़े पानी में सरपंच के घर से लाई हूँ, पर उसे चुराया नहीं बल्कि अपने हिस्से का लेकर आई, कल्पना ने बेधड़क होकर बताया। अपने हिस्से का? चुराया नहीं, लाई का क्या मतलब है? जज ने पूछा। इस भयंकर गर्मी में गांव के सारे कुएं, हैंडपंप व तालाब सूख गए हैं। एक एक बूंद पानी के लिए गांव वाले तरस रहे हैं, मगर प्यास से मरे जा रहे हैं। पंचायत ने गांव में पानी का इंतजाम किया है। हमारे गांव में पानी के लिए सिर्फ 2 टैंकरों का इंतजाम किया है, जिसमें से एक टैंकर सरपंच अपने घर खाली करा लेते हैं, जिसे वह चोरी से बेचता है। दूसरे टैंकर का पानी गांव वाले छीना झपटी करके लेते हैं। मैं वह अवारी औरत हूं जिसे कई दिनों से एक बूंद पानी नहीं मिला। बीमार पति घर में हैं। मैं सरपंच के घर से अपने हिस्से का पानी ही लाई हूं। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो इन गाँव वालों से पूछ लीजिए। मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि मैं पानी चोर नहीं हूँ, बल्कि असली पानी चोर तो सरपंच है। सरपंच के घर की टंकियां पानी से भरी पड़ी हैं। अदालत में गांव वालों ने भी कहा कि यह बात सच है। कल्पना सही कह रही है। वह 50 रुपये प्रति घड़े की दर से पानी बेचता है। अभी इस वक्त भी सरपंच के घर पानी के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लगी है। सरपंच बगलें झांकने लगा। जज को सरपंच व पुलिस की जालसाजी की बू इस मुकदमे में आने लगी। कल्पना को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया और असली चोर को पकड़ने के लिए जांच के आदेश जारी कर दिए गए। कल्पना जब अपने गांव पहुंची तो उसे पता चला कि किसी ने रात में ही उसके पति शंकर, जो सदमे से उसी दिन चल बसा था, की लाश फूंक दी थी। जब कल्पना अपने घर पहुंची तो उसका अबोध लड़का अजीत भी हमेशा के लिए सोया हुआ मिला। कल्पना ने जैसे ही अपने बेटे की लाश को देखा तो उसकी जोर से चीख निकल पड़ी। अजीत, अजीत कहकर वह बेहोश हो गई। गांव वाले, जो कल्पना के खिलाफ थे, अब सरपंच के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पानी चोर, सरपंच पानी चोर, असली चोर सरपंच। कल्पना पागल हो चुकी थी। वह अपने बेटे की लाश को बता रही थी कि बेटे, मैं पानी चोर नहीं हूँ, असली पानी चोर सरपंच है। इतना कहकर कल्पना कभी हंसती तो कभी रोने लगती थी। पुलिस ने सरपंच के घर से लबालब भरी पानी की कई टंकियों को जब्त किया। जो पानी खरीदने आए थे उन्हें गवाह बनाकर सरपंच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।